हाँ, बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये लेक्चर है। इसके पहले भी मैं एक लेक्चर दिया था बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, फूड एंड फीडिंग एंड हाउ द फूड इज डाइजेस्टेड। इसमें कुछ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल में इसके माउथ, बुक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और इनके ये पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के। इस इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रेक्टम एंड क्लोएका। उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इसका फूड एंड फीडिंग है और कैसे डाइजेशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पार्ट्स जो कवर नहीं हुआ था उसको मैं अभी बता दूं। इसोफेगस और क्राप, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, ग्लॉटिस जिसके अंदर खुलता है, फेरिंग्स, ये एक वाइड डिस्टेंसेबल और थिक वाल होता है जिसको गलेट कहते हैं और इसको इसोफेगस भी कहते हैं। इट रन्स बैक थ्रू द नेक टू द ज्वाइन द स्टमक। नेक गर्दन के होते हुए स्टमक को ज्वाइन करता है और एट द बेस ऑफ द नेक एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टर्नम the middle of the esophagus at once expand into a thin wall bilobe elastic sac or crop। ये आगे चलकर एक थिन वॉल सैक की तरह हो जाता है जिसको क्रॉप कहते हैं और ये इट सर्व्स एज ए इमेंस फूड रिजर्वायर इनटू व्हिच डेली swallowed dry and hard food grains and are stored and moistened and softened। इसके मतलब ये कि जो कबूतर कुछ जहाँ पर ये लोग चारा खाते हैं जल्दी में उसको अपने अनाज को, सीरियल्स को निगल लेते हैं। इसके अंदर स्टोर होता है उस रिजर्वायर के अंदर और ये हार्ड पार्ट होते हैं और वहाँ से मॉइस्चर के साथ मिलकर कुछ ये सॉफ्टन हो जाते हैं, नहीं मुलायम हो जाते हैं, जो कि डाइजेशन में आसानी हो जाती है। पिजिन आर नोटेड फॉर देयर यूनिक एबिलिटी टू प्रोड्यूस पिजियन मिल्क। पिजियन मिल्क एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसके क्रॉप के एपिथेलियम के द्वारा प्रोड्यूस हो जाते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, चीज़ी, नरिशिंग सेक्रेशन स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन और काफ़ी न्यूट्रिशन होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द डिजेनेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द क्रॉप। एपिथेलियल सेल्स की जो लाइनिंग है उसके डिजेनरेशन से बनती है और ये अपने न्यू बर्न के मुख के अंदर रिगर्जिटेट यानी उगल दी जाती है और जब तक ये सिलसिला चलता रहता है, जब तक कि उसका न्यू बर्न ग्रेन वाली डाइट खाना प्रारंभ नहीं कर देता है। इसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित होता है और ये ही स्टिमुलेट करता है और कंट्रोल करता है पिजियन मिल्क के फॉर्मेशन को। इस पिजियन मिल्क के अंदर ये मेमरी ग्लैंड्स के जो मिल्क होता है उससे इंटायरली डिफरेंट होती है और एपिथेलियल टिश्यूज़ के ब्रेक डाउन के बाद बनता है। उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है जबकि मेमरी ग्लैंड में कम्प्लीटली मिल्क होता है। ये इसके अंदर 35% फैट होता है जबकि काउ मिल्क के अंदर 3 से 5% फैट होता है। ये दोनों सेक्स के द्वारा यानी मेल और फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। सभी चिड़ियों में नहीं पाया जाता है परंतु कुछ पैरट्स के अंदर भी ये पाया जाता है, तोतों के अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा ये म्यूकस सेक्रेटरी ग्लैंड्स भी होता है। इसका क्रॉप का पिछला भाग स्टमक में खुलता है और स्टमक की थोड़ा हम देखते हैं। स्टमक इसके दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस और दूसरा होता है गिज़र्ड। प्रोवेंट्रिकुलस के बारे में अगर हम बात करें तो ये छोटा थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इसोफेगस से ज़्यादा कुछ चौड़ा। इसकी दीवारें थिक
mucous-line secrete gastric glands. A small oval and red body spleen is attached by the peritoneum to the right side of the proventriculus. इसका दूसरा पार्ट है gizzard. ये large, hard and laterally compressed gizzard have the shape of the biconvex lens. Its walls are thick and muscular. The wall and the narrow lumen is lined by an epithelium which is thick, rough, horny and yellow or green in color. The cavity of the gizzard always contains grit or small pebbles swallowed by the birds. These stones help the gizzard in grinding of the foods. The opening of the gizzard into the small intestine is guarded by the sphincter called the pyloric valve or pylorus. गिजार्ड के अंदर जो एक सबसे विशेषता होती है कि इसकी दीवारें जो है इंटरनल दीवार काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है और इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं और ये जो टुकड़े होते हैं इसके भोजन को छोटे छोटे भोजन को पीसने का काम करते हैं, यानी इसके मदद से ही आसानी से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको मिड गट कहते हैं, ये एक नैरो ट्यूब होती है जो 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसका इंटीरियर पोर्शन ड्यूडेनम होता है जबकि पोस्टीरियर पोर्शन को इलियम कहते हैं। ड्यूडेनम लीव्स gizzard dorsally so that the pyloric opening of the gizzard into duodenum lie close to the cardiac opening of the proventriculus into gizzard. The duodenum forms a distinct U-shaped loop enclosing the pancreas between its two limbs. The duodenum receives 3 ducts from the pancreas and 2 bile ducts from the liver. तो ड्यूडेनम वही पार्ट होता है जहाँ से पैंक्रियास से और लीवर से ट्यूबल्स आती है, उसके सिक्रेशन को इसमें डालती है और इसमें भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट पोर्शन है इलियम. The rest of the small intestine or ileum is very long and extensively convoluted into the uniform diameter. Its inner lining is thrown into the numerous minute finger-like process or villi, which greatly increase its area of secretion and absorption. Means ileum के internal lining में minute finger-like villi पाए जाते हैं जो कि इसके absorption और सिक्रेशन के एरिया को बढ़ाते हैं. नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज द सिलेंडर इलियम passes without any change of diameter into the large intestine. The junction of the two is externally marked by the presence of the pair of small conical blind pouches, the rectal or colic cecae, which probably absorb some water from the food. The large intestine or the hindgut is essentially short tube because the fecal matter is relatively small. It is differentiated into anterior rectum and posterior cloaca. Now rectum portion. The rectum is narrow, about 4 cm long and the same diameter of the ileum. Its opening into the cloaca is guarded by anal sphincter. Cloaca. The terminal part of the alimentary canal is cloaca. It is large, prominent tripartite chamber divided into 3 linear compartments. An anterior carporidium which receives the rectum, a short middle uridium into which the ureter and the genital ducts open, and the large posterior procloidium which opens into outside by the cloacal aperture or veins. इट मीन्स क्लोका के 3 पार्ट होते हैं और कार्पोरिडियम के अंदर जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसके अंदर रेक्टम खुलता है. मिड वाले में यूरेडियम होता है जिसके अंदर जिनाइटल डक्ट्स खुलते हैं और पोस्टीरियर पार्ट प्रोक्लोडियम होता है जो कि कोलेकल अपर्चर में खुलता है. इसके अलावा एक स्मॉल
ग्लैंडुलर थिक वॉल ब्लाइंड लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जिसको बर्सा फेम्ब्रिकाई कहते हैं, और ये प्रोक्टोडियम के डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं। यंग ब्लड्स में ये जब ये स्मॉल बर्ड्स में रहते हैं, जब ये यंग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इसमें एट्रोफी हो जाती है। इसमें ये माना जाता है कि कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि लिम्फ्स वगैरह के और इन्फेक्शन से इसको बचाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बुक्कल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास। बुक्कल ग्लैंड्स छोटे होते हैं, बुक्कल कैविटी में पाए जाते हैं, और इसके द्वारा सैलिवरी का सेक्रेशन नहीं होता है, पर म्यूकस का सेक्रेशन होता है, और शायद इसमें एमाइलेज भी पाई जाती है। इसके टंग के अंदर, जीभ के अंदर भी कुछ म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये थिक एपिथेलियल लाइनिंग of the proventriculus contain numerous gastric glands so large as to be visible to the naked eyes. नेकेड आई से भी इसको देख सकते हैं। दिस सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस कंटेनिंग पेप्टिक एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के पाचन में काम आती है। लिवर इज रिलेटिवली लार्ज, कंपैक्ट, डार्क एंड बाइलोब्ड, कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्जर राइट लोब एंड ए स्मॉलर लेफ्ट लोब। द surface of the liver is hollow to receive the heart, the duodenum and the gizzard. There are two bile ducts, the one from each liver lobe. The left bile duct open into the proximal limb and the right bile duct into the distal limb of the duodenum. There is no gallbladder in the common pigeon, though it is present in some birds and even in some species of the pigeon. The liver secretes bile. Pancreas. Pancreas is a common compact reddish gland lying between the two arms of the duodenum into which it discharges its secretion. There are three pancreatic ducts, all open into the distal limb of the duodenum. The pancreatic juice contains several enzymes. Intestinal gland. The endothelial lining of the small intestine contains innumerable microscopic glands produce various enzymes. Now food and feeding. Birds are highly selective in their diet and eat food that can be largely utilized. The pigeon feeds chiefly on the cereals, pulse, seeds, and some are small insects which are picked up with the beak. The tongue manipulates and lubricates the food granules in the mouth cavity with the secretion of the buccal gland. If there are no teeth, the food swallowed as such passes through the esophagus into the crop where it is stored. Here it is thoroughly mixed with the water, mucus and secretion of the buccal gland and considerably softened aided by the warmth of the body. The buccal amylase and the the buccal amylase and by bacteria and amylotic action, the crop wall do not produce any enzyme. From crop, the food enter the proventriculus, where it is chemically acted upon by the secretion of the gastric glands, containing a peptic enzymes which digest the protein. Gastric secretion is intermittent and under the control of the nervous system. The food grains are crushed into the and grounded up in the gizzard by the muscular contraction aided by the cornified epithelial and small stones swallowed by the bird. The gizzard is more than the crop, implying that its walls secrete hydrogen ions, but there is little digestion here. The ground of a partly digested food, known as a chyme, passes through the pylorus into the duodenum, where it is mixed with the bile and pancreatic and intestinal juices. Secretion of the enzyme and digestion is similar to those in the mammals, and all the three classes of foods, carbohydrate, protein, fats, are digested. The bile salts probably help
in the digestion and absorption of the food, and as in the mammal. The digested food is absorbed through the wall and the ileum and the cecum. The peptones are absorbed through the lymphatic system into the blood. The digested portion are absorbed thoroughly through villi or projection of the lining of the ileum. The undigested part is very little. It passes through the rectum and cloaca to be finally ejected through the cloacal aperture. The fecal matter is almost dry and due to absorption of the water in the rectum. The food requirements of the bird are great and digestion rapid because of the high rate of the metabolism. An average bird must eat at least half of the body weight every day. Some like hummingbird must eat for more than this. These animated flying machines require tremendous energy to operate their powerful breast muscles. This tremendous metabolic efficiency make it possible for them to transform one third of their food stuff into the energy, whereas mammal can convert only one tenth of the food into the energy. Thanks.